हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल। पिछली क्लास में हमने इंडिया और यूएस रिलेशनशिप पर चर्चा करी थी और सारे पहलुओं को हमने देखा था। आज हम इंडिया और रशिया के बारे में बात करेंगे। इंडिया रशिया रिलेशनशिप पार्ट 1। जैसे कि आपको मालूम है कि रशिया इंडिया का काफ़ी पुराना मित्र रहा है और दोनों में काफ़ी ट्रस्ट रहा है, एक दूसरे को लेकर काफ़ी विश्वास रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। अगर हम बात करें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, यानी कि आज़ादी के बाद से तुरंत, तो जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, वो 1955 में रशिया गए थे। और जब वे रशिया गए थे तो उसके बाद जो फर्स्ट सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के, वो इंडिया आए। ठीक है, 1955 के बाद जब वो जवाहरलाल नेहरू जी वहाँ से लौट आए थे, उसके बाद से कम्युनिस्ट पार्टी के फर्स्ट सेक्रेटरी इंडिया आए थे। और इस दौरान जो है उन्होंने भारत सोवियत यूनियन ने, ठीक है, इंडिया की जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है कश्मीर की और पुर्तगीज जो कोस्टल इंक्लेव था गोवा में, जैसे कुछ तटीय क्षेत्रों में पुर्तगीज उस समय भी कब्जा किए हुए थे। तो गोवा में, ठीक है, जो कोस्टल इंक्लेव थे, जैसे वहाँ पे उनको जो है रशिया ने सपोर्ट किया था कि ये इंडिया के संप्रभु क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र हैं, चाहे वो कश्मीर हो चाहे वो पुर्तगीज कोस्टल इंक्लेव्स। और अभी जो 370 धारा हटाई गई है, उसके बाद भी इंडिया के जो क्लेम है कश्मीर पर, उस पर रशिया इंडिया का साथ देता आ रहा है। और रशिया जो था वो कुछ जो जैसे कि MiG-21 जेट फाइटर है, ठीक है, उसका एक साथ विकास करने के लिए तकनीकी ट्रांसफ़र किया और एक साथ विकास करने के लिए राजी हो गया था 1962 में। ठीक है, बट द यूएसएसआर रिजेक्टेड अ सिमिलर मूव टू द चाइना। लेकिन चाइना ने जब ऐसी ही फेवर चाइना ने चाहा था रशिया से, तो रशिया ने, यूएसएसआर ने उस समय चाइना को मना कर दिया था। और इंडिया और जो है रशिया इंडो सोवियत ट्रीटी फ्रेंडशिप और एंड कोऑपरेशन 1971 में साइन किया गया था, इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। और ये जो था, जो बंगाल का लिबरेशन वॉर चल रहा था, बंगाल के आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस टाइम पर, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम होगा कि 1971 से पहले जो है, जो बांग्लादेश था, सॉरी, वो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के रूप में था। आज़ादी के बाद जो पाकिस्तान बना था तो दो भागों में बना था। एक जो पूर्वी क्षेत्र में था, ठीक है, उसको आज बांग्लादेश कहते हैं, वो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, और एक जो है पाकिस्तान था। तो 1971 में बांग्लादेश में काफ़ी असंतोष फैल गया था पाकिस्तान की जो हुकूमत थी उसको लेकर के, तो इंडिया ने उसको सपोर्ट किया था। और उसी दौरान जो है इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन पर साइन हुआ था। अब देखते हैं पोस्ट सोवियत एरा, मतलब कि जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन कब हुआ था? ठीक है, ये हुआ था 1991 में, जब रशिया, जो यूएसएसआर यूनियन था, जो सोवियत यूनियन, वो टूट गया था। ठीक है, और जो बहुत सारे देश उससे आज़ाद हो गए थे, तब उसके बाद से रशिया बना था। तो उसके बाद से रशिया और इंडिया ने एक नई ट्रीटी करी थी, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन 1993 में, 1993 में। और 2000 में जो रशियन प्रेसिडेंट थे वो इंडिया आए थे, ठीक है, और इन्होंने स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की महत्ता को बताया। स्ट्रेटजिक यानी कि सामरिक या रणनीतिक पार्टनरशिप, भागीदारी। और कुछ और भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे, जैसे कि दोनों कंट्रीज जो है डिक्लेरेशन ऑन द इंडिया रशिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, इंडिया रशिया सामरिक भागीदारी। और उसके बाद इंडिया रशिया आल्सो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एनुअल मीटिंग्स, जो है वार्षिक जो है मीटिंग होने लगी फिर उसके बाद से इंडिया रशिया समिट। तो ये जो है 2000 में जब रशिया प्रेसिडेंट इंडिया आए थे उसके बाद से हुआ था। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रशिया फॉर इंडिया। रशिया का जो है भारत के लिए क्या महत्व है? तो एक तो है चाइना को संतुलित करने के दृष्टिकोण से, ठीक है, जो चाइनीज एग्रेशन है पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में, ठीक है, जो पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में जो चाइनीज एग्रेशन था, उसमें भारत चीन के संबंधों की जो संबंध थे उसको प्रभावित किया था, उसके जो डेवलपमेंट्स थे उसको प्रभावित किया था। हालांकि यह भारत और चीन के बीच तनाव को
कम करने में जो रशिया की कैपेबिलिटी थी, ठीक है, उसको भी इंडिकेट करता है, दिखाता है। मतलब कि रशिया ने एक ट्राइलेटरल त्रिपक्षीय मीटिंग दोनों देशों के, जैसे कि इंडिया और चाइना और रशिया, इन तीनों देशों की एक ट्राइलेटरल मीटिंग बैठाई गई थी फॉरेन मिनिस्टर्स की, ठीक है, जो कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच में जो हिंसक संघर्ष शुरू होने के बाद जो ये लद्दाख में शुरू हुआ था। इमर्जिंग न्यू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक, और जैसे कुछ ट्रेडिशनल एरियाज तो पहले से ही थे सहयोग के, जैसे कौन कौन से थे, हथियारों के थे, हाइड्रोकार्बन्स एरिया जो है, और परमाणु ऊर्जा, डायमंड्स, ठीक है, और न्यू सेक्टर्स जो है वो इसके साथ साथ न्यू सेक्टर्स, नए क्षेत्रों को भी में भी इंगेजमेंट की शुरुआत हुई, जैसे कि माइनिंग और एग्रो इंडस्ट्रियल एंड हाई टेक्नोलॉजी, उच्च तकनीकी, जिसमें कि रोबोटिक्स होगा, ठीक है, और नैनो टेक्नोलॉजी होगा, और बायो टेक्नोलॉजी यानी जैव तकनीकी होगा, ठीक है। ये सारी जो है जो न्यू इमर्जिंग इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं जिनमें कोऑपरेशन को डेवलप करने की बात हो रही है। और इंडियाज फुटप्रिंट इन रशिया फॉर ईस्ट एंड इन द आर्कटिक इज सेट टू एक्सपेंड, और जो भारत और द्वारा रूस के सुदूर पूर्व अंटार्कटिक क्षेत्र में जो अपनी पहुंच के विस्तार के लिए कार्य किया जा रहा है, ठीक है, और साथ ही दोनों जो देश हैं वो कनेक्टिविटी से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं उसको भी बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो है इम्पोर्टेंस है। टेररिज्म से लड़ना है, टेररिज्म का मुकाबला करने के लिए, क्योंकि आतंकवाद जो है पूरी वैश्विक समस्या है, ठीक है, तो भारत और रूस साथ मिलकर अपनी जो आउटरीच है, ठीक है, अफगानिस्तान में जो अपनी पहुंच है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक एक कम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म हुआ था, ठीक है, उसको जल्दी से जल्दी एक फाइनल रूप देने की कोशिश में लगे हुए हैं, उसको फाइनलाइज करने के लिए लगे हुए हैं। कम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, इसको जो है फाइनलाइज करने की कोशिश में लगे हुए हैं। एंड नाउ सपोर्ट एट मल्टीलेटरल फोरम्स, जो कई सारे मल्टीलेटरल फोरम्स हैं वहाँ पे भी इनके आपस में सपोर्ट्स होते हैं, जैसे कि रसिया इंडिया को जो यूएनएससी की जो परमानेंट मेंबरशिप है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट जो मेंबरशिप है, ठीक है, स्थायी मेंबरशिप, उसके लिए सपोर्ट कर रहा है। और जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स हैं एनएसजी, ठीक है, उसके लिए भी रसिया इंडिया को सपोर्ट करता है। तो इससे पता चल रहा है कि रसिया क्या है, इंडिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब यूएनएससी की जो परमानेंट मेंबरशिप है उसको हम एक अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास मतलब एक अगले अलग से क्लास में देखेंगे, यूनाइटेड नेशंस में जो रिफॉर्म्स है उससे रिलेटेड, ठीक है, और उस पर व्यापक चर्चा करेंगे। अभी इंडिया जो है यूएनएससी का प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, अगस्त महीने में थी, ठीक है, और जो है ये इंडिया के बढ़ते हुए प्रभाव को भी दिखाता है एक तरीके से। नेक्स्ट है हमारा रशिया के लिए इंडिया की इम्पोर्टेंस। रशिया के लिए इंडिया की इम्पोर्टेंस क्या है? अभी रशिया और चाइना जो है वो क्वासी अलायंस सेटअप में है, ठीक है, वर्तमान में अर्ध गठबंधन के रूप में आप कह सकते हो इसको, अर्ध गठबंधन के एक सेटअप में है। हालांकि रूस जो है बार बार यह दोहराता रहता है कि वह खुद को किसी के जूनियर पार्टनर के रूप में नहीं देखता, क्योंकि चूंकि अभी एक महाशक्ति रह चुका है रूस, ठीक है, तो जूनियर पार्टनर के रूप में वो किसी को के अपने आप को नहीं देखता। और आपको मालूम है कि कोल्ड वार के एरा के टाइम पर रशिया कितना पावरफुल था उस टाइम पे, पूरा यूनाइटेड स्टेट और जो पश्चिम के जो देश यूनाइटेड स्टेट के साथ थे, ठीक है, उनके साथ रशिया का पूरा चैलेंज था, चुनौती थी, जो साम्यवादी देश थे, ठीक है। तो रशिया उस समय, रशिया और जो यूएस है, दोनों की पावर काफ़ी बड़ी थी। तो ऐसे में जिसका इतना ग्लोरियस पास्ट रहा हो वो किसी का एक तरीके से जूनियर पार्टनर कैसे बन के रह सकता है? और इसीलिए जो है रशिया इंडिया को एक संतुलक के रूप में देखता है कि रशिया एक संतुलक होगा चाइना और इंडिया। अब जैसे उदाहरण के लिए आप कह सकते हो कि जो फार ईस्ट यानी सुदूर पूर्व में
रूस के सुदूर पूर्व में जो विशाल भूभाग है वो संसाधनों से समृद्ध है, परंतु यहाँ की आबादी बहुत कम है और यह जो क्षेत्र है, ठीक है, ये शेष जो रूस है उसकी तुलना में अविकसित है। ये क्षेत्र शेष रूस की तुलना में अविकसित है और अभी तक इस क्षेत्र का विकास मुख्य रूप से मतलब इस क्षेत्र के विकास में मुख्य रूप से चीन की ही भूमिका रही थी, ठीक है, चीन का ही डोमिनेंस रहा था। अब क्या है, इसीलिए चीन की जो बढ़ती जो उसकी रसिया की निर्भरता है उसको कम करने के लिए रूस भारत की सहायता के माध्यम से इसको डाइवर्सिफाई करना चाहता है, इसमें विविधता लाना चाहता है, चीन पर से अपनी निर्भरता को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिवाइविंग यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। तो जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है वो रशिया सीक्स टू लेवरेज इंडिया सॉफ्ट पावर टू गेन लेजिटिमेसी इन द सक्सेस ऑफ द यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन एंड रीइस्टेब्लिश इट्स हेजेमोनी। यूरेशियन इकोनॉमिक जो यूनियन का कॉन्सेप्ट है वो रसिया का है, ठीक है, और यूरेशिया क्या है कि यूरेशिया एक भूभाग को कहते हैं, ठीक है, इसमें सेंट्रल एशिया की कंट्रीज हैं, रसिया है और कुछ पार्ट जो है चाइना का भी आता है, सिंचांग प्रोविंस टाइप का, ठीक है, ये पूरा एक भूभाग है और इसी का इसको एक इकोनॉमिक यूनियन में बदलने की बात हो रही है। यूनियन में इकोनॉमिक यूनियन का मतलब होता है कि एक ऐसा यूनियन हो जाएगा जहाँ पे अलग अलग देशों के साथ व्यापार करने पर अलग अलग ट्रैफिक नहीं लगेगा, जो शुल्क लगता है वो नहीं लगेगा, जबकि पूरा उस यूनियन पर ही एक समान ही शुल्क लगेगा। और वो जो है एक तरीके से पॉलिटिकल जो यूनियन है उसके पहले का एक स्टेज है। और इससे क्या होगा कि रसिया अपनी जो वर्चस्व है उसको फिर से इस्टेब्लिश करने के दृष्टिकोण से इसको देखता है, और जो कि कोल्ड वार एरा के दौरान भी जो था, तो इसमें जो है इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है, ठीक है, उसका फायदा रसिया लेना चाहता है। तो इस तरीके से जो है रसिया इंडिया का प्रयोग यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन बनाने में करना चाहता है। और अब हम देखते हैं कुछ चैलेंजेस हैं। अब इसमें क्या है कि इंडिया गोइंग वेस्ट, यानी कि इंडिया की जो है पश्चिम के देशों के साथ जो बढ़ती हुई निकटता है, ठीक है, वो क्या है कि चीन की जो विस्तारवादी विदेश नीति है और विदेश नीति ने भारत को पूर्व के जो पूर्व में जो उसका हेजिटेशन था, जो पहले का जो हेजिटेशन था वो दूर कर दिया है, ठीक है, और पश्चिमी देश विशेष रूप से अमेरिका और के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों को वो फिर से एक्टिव करना चाहता है इंडिया। तो अभी आप देखोगे कि इंडिया ब्रिटेन और यूएस के साथ काफ़ी क्लोज जा रहा है, ठीक है, तो इंडिया क्या है कि अब पश्चिम के देशों के साथ करीब जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे पूर्व के जो हमारे जो रसिया है, एशिया के महाद्वीप में जो हमारे मित्र रहे हैं, ठीक है, उन पर ऑफकोर्स रसिया का जो है कि परंपरागत दुश्मन एक तरीके से कह सकते हैं कि यूएस रहा है, वो कंपटीटर रहा है कोल्ड वार के एरा के टाइम से ही। तो ऐसे में ये जो है रशिया के लिए इस बात को डाइजेस्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब वहाँ पे आप रसिया के जो पॉलिसी है उसमें कुछ चेंजेस भी देख सकते हो कि जैसे रसिया जो है अभी पाकिस्तान की तरफ जो है उसका झुकाव हो रहा है, पाकिस्तान के साथ वो जो है कुछ डिफेंस जो ट्रेड है उसको एनहेंस कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो इस तरीके से जो है वेस्ट की तरफ इंडिया जा रहा है। और जो क्वाड की प्रक्रिया है, जो क्वाड का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ठीक है, उसमें क्वाड की जो प्रक्रिया को फिर से जो सुनियोजित और शुरू किए जाने और एक स्वतंत्र और समावेशी जो इंडो पैसिफिक की घोषणा में भारत की जो भूमिका है उससे आप देख सकते हो कि इंडिया वेस्ट की तरफ जा रहा है। वहीं रसिया जो है, रसिया पूर्व की तरफ रसिया का झुकाव हो रहा है। 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद जो पश्चिमी देशों ने रूस पर काफ़ी कठोर सैंक्शंस लगा दिए थे, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए थे, इकोनॉमिक, ठीक है, प्रतिबंध लगा दिए थे।
जो रसिया ने क्रीमिया पर 2014 में जब कब्जा किया था, तो रसिया ने क्या किया कि उससे अलग करने के इन प्रयासों के जवाब में रूस ने पाइवोट टू द ईस्ट, ठीक है, पाइवोट टू द ईस्ट पॉलिसी को अपनाया और मजबूती के साथ इसको लेकर के आया। और रूस के इस मतलब रुख से इस बदलाव का सबसे जो स्पष्ट परिणाम यह हुआ कि उसका जो चीन के साथ संबंध है रूस का, उसमें सुधार देखा गया, ठीक है। और जो तुर्की, ईरान और पाकिस्तान के साथ जो संबंध थे वो जो है बेहतर होते हुए दिखाई दिए। तुर्की, ईरान और पाकिस्तान के साथ भी जो संबंध थे रूस के, वो और भी बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो रसिया एक तरीके से गोइंग टू द ईस्ट। और रसिया जो पाइवोट टू द ईस्ट नीति है, जो पॉलिसी है, वो अमेरिका के साथ कोई भी मतलब तालमेल नहीं रखती है, और यह स्थिति भारत और रूस के संबंधों को प्रभावित करती है। तो ये आप जो है अपने आंसर में लिख सकते हो। जो पाइवोट ऑफ द ईस्ट पॉलिसी है रसिया की, ये इम्पोर्टेंट रखती है, ठीक है। और इससे जो है रसिया चाइना, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान के जैसे जो देश हैं, ठीक है, उनके क्लोज जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। और इंडिया जो है, इंडिया क्या हो रहा है, इंडिया वेस्ट की तरफ जा रहा है, पश्चिम के देशों की तरफ जा रहा है। ऐसी स्थिति जो है इंडिया के सामने उस टाइम पे भी बनी थी जब यूएसएसआर का एक तरीके से डिसइंटीग्रेशन हो गया 1991 में, और रसिया की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हो गई, टूट गई थी, ठीक है। तो उसके बाद से क्या हुआ कि इंडिया चूंकि रसिया से काफ़ी क्लोज था, तो इंडिया का एक फ्रेंड जब कमज़ोर हो गया, ठीक है, तो इंडिया के सामने भी अपनी फॉरेन पॉलिसी में कुछ चुनौतियां पैदा हुई थी। तो इंडिया ने उसके लिए जो है लुक ईस्ट अपनी पॉलिसी में, विदेश नीति में अपनाया था। इंडिया अमेरिका की या वेस्ट की तरफ जाने का भी सोचा था, ठीक है। इंडिया ने भी अपने पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई किया था। तो इस समय जो है इंडिया, अभी दोनों देश जो है एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में जाने का प्रयास कर रहे हैं। इंडिया जहाँ वेस्ट की तरफ जा रहा है, रसिया वहीं पे ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो रसिया के लिए ऑफ कोर्स वेस्ट कभी भी एक तरीके से मार्केट नहीं हो सकता है। जो रसिया की आज की रिक्वायरमेंट है उसको हथियार, अपने ऑयल एंड गैस, जो इसके इंडस्ट्रीज हैं इससे रिलेटेड, उनमें रसिया को लेवरेज चाहिए, और इसके लिए वो एक अपना अलग ही मार्केट बनाने की कोशिश में लगा रहता है कि उसका एक ऐसा मार्केट बने जो हमेशा उसके साथ, जिसके साथ वो व्यापार कर सके, जुड़ा रहे, ठीक है। तो इस तरीके से रसिया जो है अब ईस्ट की तरफ चाइना, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, इन देशों के क्रोश जाने लगा है। अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो इंडिया इंगेजिंग रसिया इनटू इंडो पैसिफिक नैरेटिव। जो इंडिया है वो रसिया को इंडो पैसिफिक में नैरेटिव में भागीदारी करा रहा है। और इंडिया शुड परस्यू एंड फैसिलिटेट रसियाज इंगेजमेंट इन द इंडो पैसिफिक। और भारत को जो हिंद महासागर में रूस की भागीदारी को बढ़ावा देने के जो सक्रिय प्रयास हैं, उसके लिए इंडिया को भी रूस की हेल्प करनी चाहिए। हालांकि जो ये इंडो पैसिफिक में रूस की भूमिका अब इस बात पर निर्भर करेगी कि वो अपने आर्थिक विकास में बाधा बन रही जो उसकी मूलभूत समस्याएं हैं, उनसे निपटने के लिए कितना सफल हो पाता है। तो उस जो मूलभूत समस्याएं क्या है रसिया की, तो रसिया की एक तो इंफ्रास्ट्रक्चरल दिक्कत है उसका, एक तो जो रिसोर्सेज हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज में ऑयल एंड गैस की रिसोर्सेज हैं। और अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो वहाँ पे रसिया के पास जो है हैवी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं हैं, ठीक, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा जो है आइस में दबा हुआ है, जो साइबेरियन का रीजन का हिस्सा है। तो वहाँ रसिया का जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है वो काफ़ी कम है। तो एक तो ऑयल एंड गैस से रिलेटेड जो उसकी है, ठीक है, रशिया की ऑयल एंड गैस काफ़ी ज़्यादा है, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। तो उसकी जो ट्रेड एंड और जो व्यापार है, इकोनॉमी है, उसमें इसकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा है। ऑयल एंड गैस एंड हथियारों का बहुत बड़ा एक तरीके से विक्रेता है रसिया पूरी दुनिया में, ठीक है। इंडिया का पुराना दोस्त है इस मामले में, जो है इंडिया रसिया से हथियार काफ़ी खरीदता रहा है पहले से भी, ठीक है। तो अपनी इंडस्ट्रियल जो कैपेसिटी है, प्रॉब्लम्स है, ठीक है, रसिया की, तो उससे निपटना जरूरी है, ठीक है।
तो और इसी बात पर यह निर्भर करता है कि जब रसिया अपने जो आर्थिक विकास में बाधा बन रही जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे निपटने में कितना संभव होता है, ठीक है, किस तरीके से वो अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ करता है, इस पर बहुत सारी चीज़ें जो है इंडो पैसिफिक रीजन में निर्भर करती हैं। क्योंकि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है इस समय पे। एक तो चाइना, चाइना जो है, चाइना अलग ही अपनी एक फॉलो कर रहा है पॉलिसी। वहीं पर जो पश्चिमी देश हैं, अमेरिका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, ये भी काफ़ी ताकतवर देश हैं उस रीजन में और वो अपना प्रयास कर रहे हैं। क्वाड में इंडिया शामिल है जो कि इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान का एक जो है समूह है। तो इसलिए जो है इंडो पैसिफिक रीजन में अब देखना है कि रशिया किस तरीके से अपना अपनी जो नीति है उसको फॉलो करता है। अब इस क्षेत्र में रसिया रूस की जो सक्रिय भागीदारी है इंडो पैसिफिक रीजन में, वो इसको वास्तव में एक तरीके से फ्री और इंक्लूसिव बनाने की है, समावेशी बनाने की है। और ये जो फ्री और इंक्लूसिव बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें रसिया और भारत की जो सक्रिय भागीदारी होगी, ठीक है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है दोनों देशों के लिए। प्रायोरिटाइजिंग RIC इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। RIC का मतलब होता है रूस, भारत और चाइना। रशिया, इंडिया और चाइना, तो इनके बीच में जो पारस्परिक रूप से एक तरीके से लाभकारी जो है ट्रायलेटरल सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। और दोनों, जैसे कि उसमें सभी का लाभ हो, एक तो रसिया का, चाइना का, इंडिया का, तीनों का लाभ हो, ठीक है। जो कि भारत और चीन के बीच जो एक अविश्वास है, मिसट्रस्ट है, ठीक है, और संदेह है, उसको कम करने में सहायक हो सकता है। पारस्परिक लाभ पर अगर ये रिक जो है रशिया, इंडिया और चाइना काम करता है तो दोनों के तीनों देशों के बीच में जो एक तरीके से इंडिया और चाइना के बीच में बेसिकली जो एक अविश्वास है, संदेह है, चाइना जो है हमेशा अपनी इंक्रोचमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनको लेकर के आ जाता है। भारत के जो बॉर्डर एरिया है जहाँ पे जो डिस्प्यूटेड है, जैसे कि लद्दाख का रीजन हो गया या फिर अरुणाचल प्रदेश का रीजन हो गया, ठीक है, यहाँ पे चाइना अपनी इंक्रोचमेंट की जो नीति है उस पर कायम रहता है और वो अभी भी काफ़ी चीज़ें ऐसा कर रहा है। तो एक तरीके से ये अविश्वास और संदेह है, ठीक है, चाइना का, और उसमें कमी तभी आ सकती है जब ये रिलेशनशिप जो है पारस्परिक लाभ पर मतलब विकसित हो, डेवलप हो। नेक्स्ट है बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग, कोऑपरेशनल मल्टीलेटरल फोरम। और इंडिया और रसिया जो है एक कॉमन स्ट्रेटेजिक रेशनल जो है उनके रिलेशनशिप के लिए साझा करते हैं। भारत और रूस अभी भी अपने संबंधों में एक सामान्य रणनीतिक उद्देश्य को शेयर करते हैं या साझा करते हैं। और द्विपक्षीय संबंधों के अलावा, ठीक है, जो ब्रिक्स हो गया, ब्रिक्स, RIC, रिक, ब्रिक्स हो गया, RIC हो गया, और G20 और पूर्वी एशिया के जो शिखर सम्मेलन है और SCO है, ठीक है, सहित जो बहुत सारे बहुपक्षीय जो संगठन हैं उनके सदस्य हैं भारत और रूस। और जहां पर अपने जो आपसी महत्व के मुद्दे हैं वहां पर इनके लिए एक विकल्प और मतलब सहयोग का विकल्प अवेलेबल रहता है वहां पर। तो ये काफ़ी जो है हमने देखा कि मल्टीलेटरल जो फोरम्स हैं जैसे कि ब्रिक्स हो गया, ब्रिक्स जो ने क्या है कि एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया है ब्रिक्स का, ठीक है, जो डेवलपमेंट की आवश्यकताएं अगर इस जो ग्रुप की कंट्रीज़ हैं, जो इस ग्रुप के सदस्य हैं, उनके बीच में आपस में अगर विकास की कोई ज़रूरत पड़ती है, विकास कार्यों की, जैसे अवसंरचना का विकास हो गया, ठीक है, तो तो वो जो है एक तरीके से सहयोग उपलब्ध कराएगा। और ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक होगा वो क्या होगा,
जो वर्ल्ड बैंक का अवसंरचना विकास से संबंधित जो बैंक है, ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट आईडीए है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो आईडीबी है, सॉरी आईडीबी, जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक है, उसका एक अल्टरनेट्स बनाने की कोशिश करी जा रही है। ब्रिक्स को जो है एक क्षेत्रीय एक जो है ऐसे संगठन के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जो कि जो नॉर्थ के कंट्रीज हैं उनसे अलग दृष्टिकोण रखेगा और आपस में आवश्यकताओं को पूरा करने का दृष्टिकोण होगा। इसी तरीके से G20 पर जो विकासशील देशों का समूह है, वहां पर भी दोनों देश एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करते हैं, काफी अच्छा है, ठीक है। और ईस्ट एशिया समिट है, इस एशिया समिट में आसियान के साथ जो है ये देश वहां पे जुड़ते हैं। एससीओ है, संघाई सहयोग कॉर्पोरेशन, संघाई सहयोग कॉर्पोरेशन का मेंबर अभी इंडिया तो है ही है, ईरान ने भी फुल मेंबरशिप ले ली, 9th मेंबर वहां ईरान बन गया, ठीक है। तो ये जो एससीओ है एक तरीके से काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है एक रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। हालांकि एससीओ चाइना ने शुरू किया था, लेकिन अब इसमें जो इसके जो एरियाज हैं उनको काफ़ी बढ़ा दिया गया है। एससीओ से जुड़ा हुआ एक जो है CSTO है, ठीक है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो है एक जो नेटो की तरह का कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव सिक्योरिटी का। कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब होता है कि अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी एक कंट्री पर कोई वाह आक्रमण होता है तो उसको रिप्लाई वो जो है सभी करेंगे, और कोई मिशन भी करना होगा तो कलेक्टिवली करेंगे। तो एक तरीके से एससीओ के अंदर ही CSTO को डेवलप किया जा रहा है। और जो विश्लेषक हैं उनका मानना है कि जो एससीओ है वो एक तरीके से यूएस के जो नाटो है उसको बैलेंस करने का दृष्टिकोण है। तो यहाँ पे रशिया और इंडिया का कोऑपरेशन हो सकता है, इसके लिए काफ़ी अल्टरनेट्स हैं। कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो इट इज़ क्लियर दैट इंडिया एंड रशिया स्टिल रिगार्ड्स ईच अदर्स एज वैल्यूड पार्टनर। ठीक है, यह स्पष्ट है कि भारत और रूस अभी भी एक दूसरे को महत्वपूर्ण साझेदार मानते हैं एंड पार्टनर्स विथ अ फ्रेंडशिप बिल्ट ऑन डीप नेचुरल ट्रस्ट। एक ऐसी दोस्ती जो कि बहुत ही गहरी जो म्यूचुअल ट्रस्ट है, आपसी विश्वास है, उस पर बनी है। और परंतु वर्तमान में उनकी विदेश नीति के लक्ष्य हैं उन्हें अलग अलग दिशाओं में लेके जा रहे हैं। जैसे इंडिया के जो लक्ष्य हैं, ठीक है, और जो यूएस रसिया के लक्ष्य हैं, वो दोनों को इंडिया को जैसे कि वो वेस्ट की तरफ लेके जा रहे हैं और रशिया को जैसे कि वो ईस्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये जो है दोनों के रिलेशनशिप में जो इनके जो इंटरेस्ट हैं, जो फॉरेन पॉलिसी के गोल्स हैं, लक्ष्य हैं, वो अलग अलग लेकर के जा रहे हैं। हालांकि न तो भारत और न ही रूस, नाइदर इंडिया नॉर रसिया वांट्स टू बी अ जूनियर पार्टनर टू चाइना। चाइना का जूनियर पार्टनर नहीं बनना चाहते हैं, ये दोनों में से कोई भी नहीं बनना चाहता, ठीक है, क्योंकि चाइना का जो चाइना का दृष्टिकोण है वो तरीके से बिल्कुल ही रेडिकल दृष्टिकोण पे आ जाता है। वो डेमोक्रेसी का सम्मान नहीं करता। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। तो परंतु दोनों देशों के लिए जो बदलती हुई लेकिन जो दोनों ही देश पुनः जो शीत युद्ध काल के समान की द्विपक्षीय संबंधों को जो शीत युद्ध काल में जो दोनों के देशों के बीच में जो द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती थी, उसी की दिशा में ये दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच में जो है संबंध बढ़िया बने। तो इसके लिए वो उनको कार्य करना होगा और आपस में जो ट्रस्ट है उसको किसी भी तरीके से टूटने नहीं देना है, रसिया चाहे इंडिया का। क्योंकि इंडिया का जो ट्रस्ट अगर विश्वसनीय पार्टनर हो सकता है तो रसिया ही हो सकता है, क्योंकि जो यूएस है और जो ब्रिटेन है उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो अवसरवादी विदेश नीति पर आधारित है। तो इसलिए हम उन पर ज़्यादा डिपेंडेंसी अपनी बढ़ा भी नहीं सकते हैं। तो रसिया हमारा पुराना मित्र है और अभी रसिया जिस तरीके से ईस्ट की तरफ अपना पाकिस्तान और जो अदर कंट्रीज हैं उनकी तरफ अपना ध्यान दे रहा है, वो इंडिया के लिए एक तरीके से सिग्नल हो सकता है और इंडिया को ये चीज़ समझना चाहिए, रसिया को ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। तो ये हमने रसिया और इंडिया के रिलेशनशिप में पार्ट 1 में समझा। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ करंट के टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही। फिर अगली क्लास में फिर से हम रसिया और इंडिया रिलेशनशिप पार्ट 2 देखेंगे, और जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। अगर आपको इस टॉपिक में समझाए गए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो हम सुधार भी कर सकते हैं। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या फिर ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें, ताकि इनसे उनकी भी हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।